नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। नीरू ने विनय के लिए चाय लाकर मेज पर रख दी। चुपचाप मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर केतली से चाय प्याले में डालने लगी। विनय ने नीरू के झुके हुए चेहरे पर दृष्टि डाली। लगता था वह अभी भी रो कर आई। आज फिर हमेशा की तरह विनय ने नीरू को उदास और परेशान देखा। वैसे नीरू किसी के सामने अपना दुख बहुत कम साझा करती है। वह चुपचाप ही रहती है। वैसे भी इस घर में उसके दुखड़े सुनने वाला है ही कौन। बुजुर्ग सास ससुर जो अपने ही में मस्त रहते हैं। कभी नीरू के सिर पर हाथ रखकर पूछा तक नहीं कि बेटी, तुम्हारा इस घर में मन लगा या नहीं। तुम्हारे मायके वाले कैसे हैं? तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? और पति और उनके पास तो समय ही नहीं। पैसा कमाने में इतने व्यस्त हैं कि 2 पल बैठकर बात भी नहीं करते। विनय ने पूछा, माँ, बाबूजी चाय पी ली क्या? नीरू ने विनम्र स्वर में कहा, नहीं, माँ जी का कहना है कि उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। चाय पीने के लिए बैठ भी नहीं सकती और बाबूजी को चाय नुकसान करती। मैं उनके लिए मौसमी का जूस निकाल दूंगी। विनय चाय का प्याला हाथ में लेकर माँ बाबूजी के कमरे की ओर जाने लगा तो नीरू भी उठकर किचन में चली गई। नीरू के पिताजी एक सफल डॉक्टर थे, लेकिन जब कोई गरीब उनके पास आता तो वह अपनी फीस का जिक्र भी नहीं करते। उल्टा दवाइयों के पैसे भी अपने पास से दे देते थे। परिणाम यह हुआ कि इतनी मेहनत के बावजूद भी वह बहुत अधिक धन अर्जित नहीं कर पाए। फिर हार्ट अटैक के चलते स्वर्ग सिधार गए। बहुत थोड़ा सा संचित धन था जो जल्दी ही खत्म हो गया। नीरू ने अभी अपनी पढ़ाई पूरी की ही थी कि सिर से पिता का साया उठ गया। अब छोटे भाई नितिन और बहन नीलम की जिम्मेदारी उस पर थी। नितिन BBA फाइनल ईयर में था और नीलम अपने पिता की तरह सफल डॉक्टर बनने की चाह में BA MS कर रही थी। नीरू ने एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली और अपने छोटे भाई बहनों का खर्च अपने कंधों पर उठा लिया। तभी उसकी जान पहचान विनय से हुई। विनय ने उसके सामने प्रेम विवाह का प्रस्ताव रखा तो नीरू ने सिरे से नकार दिया। जब तक भाई बहन सफल नहीं हो जाते मैं शादी नहीं करूंगी। विनय ने आश्वासन दिया कि शादी के बाद भी तुम अपनी सैलरी मायके में दे सकती हो। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी और ना ही मेरे माता पिता को, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ऊंचाई तो हासिल कर ही ली है कि मैं अपने माता पिता का बुढ़ापा आराम से गुजार सकता हूँ। मैं उनके लिए हर सुख सुविधा का प्रबंध कर सकता हूँ। अपनी पत्नी और भावी परिवार की हर आवश्यकता पूरी कर सकता हूँ। तुम अपनी सैलरी बेझिझक हर महीने अपने मायके में देती रहना। मेरे परिवार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। विनय ने ऐसा आश्वासन दिया तो नीरू की मां जिद करने लगी और नीरू को मजबूरन विनय से विवाह करना पड़ा। नीरू बहुत ही शालीन और सुंदर लड़की, गृह कार्य में निपुण है। वह टीचर की नौकरी करती है, लेकिन घर का सारा काम भी स्वयं ही करती है। सास से पानी का गिलास तक नहीं उठवाती, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सास उससे नफरत सी करती है। उन्हें लगता है कि बिना दहेज वाली बहू उनके बेटे के लायक नहीं। विनय की माँ सोचती है कि उन्हें धोखा दिया गया। एक तो बहू गरीब घर से है, दहेज भी नहीं लाई और शादी के बाद अपनी पूरी सैलरी भी मायके में देती। वह शुभ सी बेड पर लेटी थी कि विनय ने कमरे में कदम रखा। माँ, नीरू कह रही है कि आपको बहुत थकान महसूस हो रही। चाय पी लीजिए, थकान कम हो जाएगी। आशा जी बोली। रहने दे बेटा, चाय के लिए मुझे तनिक भी इच्छा नहीं। विनय बोला, तो फिर मौसमी का जूस ले लीजिए। नीरू पिताजी के लिए निकाल रही, आपके लिए भी निकाल देगी। आशा जी रूंधे गले से बोली, रहने दे बेटा, मैं क्या जूस पीकर बुढ़ापे में पहलवान बनूंगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। हम बूढ़े माँ बाप का खर्चा भी तेरे कंधों पर है। सारे घर की आवश्यकताएं पूरी करता है, क्या करें, हम मजबूर हैं। हम भी तुझ पर ही बोझ बन गए। मुझसे तो दोपहर का खाना भी नहीं बनाया जाता। घुटनों में दर्द रहता है। विनय बोला, आपको परेशान होने की क्या आवश्यकता है? नीरू सुबह के नाश्ते के साथ ही आप दोनों के लिए दोपहर का भोजन बनाकर स्कूल चली जाया करेगी। आप ही जिद करती हैं कि आप रोटी स्वयं बना लेंगी, वरना नीरू मना तो नहीं करती। आशा जी बोली, कैसी बात कर रहा है बेटा? 7 बजे का पका हुआ खाना क्या हम 1 बजे खाएंगे? वह बासी नहीं हो जाएगा? तूने अपने बाबूजी को कभी ठंडा खाना खाते हुए देखा है?
माँ बाप के कितने अरमान होते हैं कि बेटे का विवाह करके मनपसंद बहू घर लाए। घर में रौनक होगी, शरीर को आराम मिलेगा, अच्छा खाना नसीब होगा। फिर उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी और बोली, श्याम सुंदर जी 25 लाख नगद और एक कार देने का वादा कर रहे थे। हमारे तो भाग्य ही खराब है। विनय बोला, कैसी बात करती हो माँ? जो लड़की इतनी रकम दहेज में लेकर आएगी, क्या वह आपको मौसमी का जूस निकाल कर देगी? कार में फिल्में देखने, शॉपिंग कराने और डिनर कराने में ही मेरा सारा वेतन सुहा हो जाएगा। ऊपर से उल्हाने और सुनने को मिलते ही रहेंगे। मायके में इतना दान दहेज लेकर आई हूँ। मेरे मायके में तो नौकर चाकर काम करते हैं। अच्छा हुआ माँ, श्याम सुंदर की बेटी से मेरा विवाह नहीं हुआ। माना कि नीरू दहेज में कुछ नहीं लाई, लेकिन वह मुझसे कुछ मांगती भी तो नहीं। अपना खर्चा स्वयं उठाती है और घर का सारा काम भी स्वयं ही करती है। वह घर में कुछ देती नहीं तो लेती भी नहीं। आप दोनों की सुख सुविधाओं का भरपूर ध्यान रखती है। थोड़े दिन और धीरज रखो माँ। जैसे ही नीरू के छोटे भाई बहन की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, वह अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो नीरू नौकरी छोड़ देगी। अभी उसके कंधों पर भाई बहन की पढ़ाई का भार है। आशा जी लंबी आह भरते हुए बोली, नौकरी कौन छोड़ता है बेटा? अभी भाई बहन की पढ़ाई के लिए धन जमा कर रही है, फिर बहन के विवाह के लिए पूंजी जमा करना शुरू कर देगी। विनय हंसकर बोला, इतनी दूर की चिंता क्यों करती हो माँ? नीरू की बहन डॉक्टर बनकर अपने विवाह के लिए धन स्वयं जुटा लेगी। आशा जी विनय के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे तो तेरी चिंता हो रही है। अकेले कितना बोझ उठाएगा? हमें फल फ्रूट खिलाने चला है। अपना शरीर देखा है? दिन रात काम करते करते कितना दुबला पतला हो गया है। तभी नीरू 2 गिलासों में मौसमी का जूस लेकर आ गई। विनय हंसकर बोला, लो माँ, नीरू तुम्हारे लिए भी जूस ले आई, अब पी लो। माँ ने मन मारकर जूस पी लिया, लेकिन सच तो यह है कि वह बहू नीरू से जरा भी खुश नहीं। विनय को नीरू पसंद थी, वरना आशा जी तो श्याम सुंदर जी की बेटी को ही बहू बनाकर घर लाती। दान दहेज भी अच्छा मिलता। नीरू हर संभव प्रयास करती, सास ससुर को संतुष्ट करने में कोई कसर ना रहे। स्कूल से आते ही घर गृहस्थी के कार्यों में जुट जाती। कभी कोई फालतू खर्चा नहीं करती। मायके से लाई हुई साड़ियाँ ही पहनती रहती, परंतु माथे पर सिकन नहीं आने देती। नीरू ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। विनय ने भी उसका भरपूर साथ दिया, लेकिन खर्चों को लेकर वातावरण बोझिल बना रहता। वैसे तो घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन सास का मकसद होता बहू को यह एहसास दिलाना कि वह अपने भाई बहन पर जो धन खर्च करती है, वास्तव में वह सैलरी उसे अपने ससुराल में देनी चाहिए। शादी के बाद लड़की की सैलरी पर मायके वालों का कोई अधिकार नहीं होता, भले ही वे असक्षम हों। अगले दिन नीरू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसे सास ने पुकारा। बताया कि पड़ोस के 2 लड़कों ने बताया है कि विनय के बाबूजी को एक स्कूटर वाले ने धक्का मार दिया और वह भाग निकला। वे सड़क पर गिर पड़े, काफ़ी चोट आई। नीरू तुरंत ही सास के साथ घटनास्थल पर पहुंची। कुछ लोगों की सहायता से उठाकर घर ले आई। फिर जल्दी से बहन नीलम को फ़ोन लगाया। नीलम जिस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही थी, वहाँ से उसने तुरंत ही एम्बुलेंस भेज दी। नीलम का व्यवहार वहाँ के स्टाफ के प्रति बहुत अच्छा था। परिणाम स्वरूप नीरू के ससुर जी की वहाँ पर चिकित्सा बहुत अच्छे तरीके से संभव हुई। खून अधिक बह गया था। विनय आज शहर से बाहर गए हुए। नीरू को चिंता हुई कि उसे दवाइयों के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी। हो सकता है डॉक्टर ब्लड की डिमांड भी कर दे। वह कैसे सब कुछ मैनेज करेगी? तभी वहाँ पर नीरू का भाई आ गया और उसने सारा काम संभाल लिया। भागदौड़ कर वह दवाई ला कर देता रहा। डॉक्टर ने ब्लड मांगा तो नीरू के भाई का ब्लड ग्रुप मैच हो गया और उसने अपना ब्लड भी दे दिया। आशा जी को जब इस बात का पता चला तो उनकी आंखें नम हो गई। नीरू के भाई ने आशा जी को रोते हुए देखा तो वह बोला, माँ जी, आप 2 बेटों के होते हुए खर्च की चिंता क्यों करती हो? बाबूजी को कुछ नहीं होगा। जीजा जी शहर से बाहर हैं तो क्या हुआ? मैं हूं ना आपका दूसरा बेटा। आशा जी ने आंसू भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा तो नीरू हंसकर बोली, माँ, इसने बाबूजी को अपना रक्त दिया है, इसीलिए बढ़ चढ़कर बेटा होने का दावा कर रहा है। यह सुनकर आशा जी की आंखें छलछला गई। वह तो सोच रही थी कि वह नीरू के भाई बहन की पढ़ाई में सहायता करके व्यर्थ ही खर्च कर रही है, लेकिन आज दोनों बच्चों ने जिम्मेदारी इतनी फुर्ती से संभाली कि किसी चीज़ की चिंता ही नहीं रही। उन्हें एहसास हुआ, क्या बढ़ चढ़कर दहेज लेने के बाद बहू के मायके वाले इतना अपनापन जता सकते हैं? क्या वह बहन के ससुर के लिए खून देने की सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
वास्तव में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कुछ दिनों बाद विनय के बाबूजी स्वस्थ हो गए। एक दिन नीरू का भाई मिठाई और कुछ गिफ्ट लेकर बहन के ससुराल आया और आशा जी को मिठाई खिलाते हुए बोला, माँ जी मैंने पार्ट टाइम जॉब कर ली, अब तो मुझे भी वेतन मिलेगा। दीदी को हमारे लिए अब और अधिक परेशान रहने की आवश्यकता नहीं होगी। आशा जी बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी तो तुझे आगे पढ़ना है, पार्ट टाइम जॉब करेगा तो पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलेगा। मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, तू नौकरी नहीं करेगा, तुझे तो बहुत तरक्की करनी, अभी 2 वर्ष तक और पढ़ाई करनी। नीरू का भाई हंसते हुए बोला, अरे माँ जी आप तो जीजाजी से भी ज़्यादा धमकियाँ दे रही। चलिए मैंने आपकी बात मान ली, अब तो मुंह मीठा कीजिए। आशा जी ने हंसते हुए मुंह मीठा किया। इसके बाद रिश्तों में मिठास अपने आप बढ़ गई। उपरोक्त कहानी के विषय में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।